तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण चतुर्थी और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। जानकारी के मुताबिक लुइसियाना के क्लिनिकल वैज्ञानिक जोसेफ रेमंड ने दावा किया है कि आरएनए कोरोना वैक्सीन लोगों में गंभीर प्रतिकूल घटनाओं को बढ़ावा दे सकती है, जिसमें अचानक कार्डियक अरेस्ट से जान जाने वाले मामले शामिल हैं। बताया गया है कोरोना वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना के ट्रायल का फिर से विश्लेषण करने वाले रिसर्च के प्रमुख लेखक जोसेफ रेमंड ने एक ऑनलाइन वीडियो में कहा है, हमने पाया है कि कोरोना की वैक्सीन गंभीर प्रतिकूल घटनाओं में इजाफा कर सकता है, हालांकि इसकी दर 800 में से केवल 1 है। दोस्तों अभी तक अगर ये खबर आपको सही से समझ में नहीं आई है तो आइए अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। दोस्तों इस खबर के बारे में बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों आपने हाल के दिनों में या पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि अचानक जान जाने वाले मामले बढ़ गए हैं। यानी कि कोई व्यक्ति डांस करता रहता है या रास्ते में चलता रहता है या एक्सरसाइज वगैरह करता रहता है और ऐसे में अचानक ही अटैक आता है और जान चली जाती है। यानी कि जान जाने में बस कुछ सेकंड का समय लगता है। दोस्तों आपको बता दें इस तरह की कई जानें कार्डियक अरेस्ट की वजह से जा रही हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है तो आपको बता दें दिल का चलना अचानक से रुक जाना कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। बताया गया है ये अक्सर बिना किसी चेतावनी और अचानक होता है। दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में देश के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को भी कार्डियक अरेस्ट आया था और फिर उसके बाद वो कोमा में चले गए थे और बाद में उनकी जान चली गई। दोस्तों कार्डियक अरेस्ट को कई लोग दिल का दौरा समझते हैं, हालांकि आपको बता दें दिल का दौरा पड़ना और कार्डियक अरेस्ट आना ये दोनों ही अलग अलग है। हालांकि दोनों में ये समानता जरूर है कि दोनों के आने की वजह से अचानक ही कुछ सेकंड में जान चली जाती है। दोस्तों आपको बता दें दिल का दौरा तब पड़ता है जब खून दिल के किसी हिस्से तक नहीं पहुँच पाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। जानकारी के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो जाते हैं, जिससे ये अचानक तेजी से और बुरी तरह से धड़कने लगता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसा होने की वजह से कई मामलों में अचानक ही लोगों की जान चली जाती है। तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से इसी तरह के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया लुइसियाना के क्लिनिकल वैज्ञानिक जोसेफ रेमंड ने दावा किया है कि जिन भी लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है उनमें से 800 में से एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको ये परेशानी हो जाए। यानी कि उनके दावे के मुताबिक कोरोना वैक्सीन में ये जो खराबी पाई गई है उसकी वजह से अचानक ही जान जा सकती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। साथ ही वैज्ञानिक जोसेफ रेमंड ने ये भी कहा है कि मार्केट से वैक्सीनों को वापस मंगवा लेना चाहिए। साथ ही में वैज्ञानिक रेमंड का ये भी कहना है कि उनके और उनकी टीम के पास कई शवों की ऑटोप्सी रिपोर्ट की स्टडी है जो अनिवार्य रूप से फैसले वाले सबूत दे रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन ही अचानक दिल की वजह से जान जाने का कारण बन रहे हैं। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी जानने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि हमने आपसे क्यों कहा था कि ये खबर बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हालांकि दोस्तों जैसा कि आपने जाना इस पूरी जानकारी को एक दावे के तौर पे पेश किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो अभी इस पूरे मामले पर बहुत सारे वैज्ञानिकों का या किसी दुनिया की बड़ी संस्था का जवाब नहीं आया है। हालांकि हाल ही में जो अचानक जान जाने वाले मामले बढ़ गए हैं उनको इस दावे से जोड़कर देखा जा रहा है तो एक धुंधली तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। आसान शब्दों में कहें तो अब बहुत सारे लोगों के मनों में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से तो इस तरह के अटैक नहीं आ रहे हैं। दोस्तों अब आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि इस पूरे मामले पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के या दुनिया की जो देश की सरकारें हैं उनके इस पर क्या जवाब आते हैं। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो से कमाई होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब जल्दी शॉर्ट वीडियो के लिए मोनेटाइजेशन की प्रोसेस को शुरू करने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट वीडियो पे मोनेटाइजेशन शुरू होने के बाद जो लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उनकी कमाई होने लगेगी। इस बारे में यूट्यूब से जुड़ी कंपनी ने कहा है कि वो 1 फरवरी 2023 से मोनेटाइजेशन प्रोसेस को शुरू करेगी। इसके लिए कंपनी इसी हफ्ते से पार्टनर प्रोग्राम के लिए टर्म प्लान को शुरू करने वाली है। यानी कि अब यूट्यूब के भी शॉर्ट वीडियो पर विज्ञापन लगाए जा सकेंगे और इसकी वजह से यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाने वाले आसानी से पैसा कमा पाएंगे। बताया गया है जब 1 फरवरी 2023 से इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो इसके बाद यूजर्स को शॉर्ट एंड रेवेन्यू के टर्म और कंडीशन का फॉर्म भरना होगा। साथ ही इसके लिए सभी यूट्यूब पार्टनर को नए पार्टनर प्रोग्राम के टर्म को स्वीकार करना होगा। आसान शब्दों में कहें तो इस फॉर्म को भरे बिना यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाने वाले कमाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही बताया गया इस फॉर्म को 10 जुलाई 2023 से पहले भरना जरूरी है। साथ ही बताया गया यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो पे एड लगाकर जो भी कमाई होगी तो उसमें से 55%
हिस्सा यूट्यूब लेगी और 45% शॉर्ट वीडियो बनाने वालों को यानी कि क्रिएटर्स को दिए जाएंगे। साथ ही बताया गया है वहीं यूट्यूब अपने शेयर से रेवेन्यू का 10% हिस्सा शॉर्ट वीडियो में यूज होने वाले म्यूजिक क्रिएटर्स को देगा। यानी कि शॉर्ट वीडियो बनाने में जो म्यूजिक इस्तेमाल होता है वो म्यूजिक जिनका भी होगा उनको 10% का हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि कमाई का 45% हिस्सा होगा यूट्यूब का और 45% हिस्सा होगा यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाने वालों का और 10% हिस्सा होगा उनका जिनका म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है वीडियोस को बनाने में। हालांकि दोस्तों आपको बता दें यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो से पैसा कमाने के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन भी हैं। जैसे कि पहली कंडीशन ये है कि आपके पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और बीते 1 साल में 4 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। या इसके अलावा एक और कंडीशन ये हो सकती है कि पिछले 3 महीने में आपके वीडियो के सभी व्यूज को मिलाकर 10 मिलियन या इससे ज्यादा व्यूज होने चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो 1 फरवरी 2023 के बाद आसानी से शॉर्ट वीडियो के जरिए पैसा कमाया जाने लगेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान को लेकर। दोस्तों शाहरुख खान सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम है जिसके आगे बड़े बड़े धुरंधर भी फेल हो जाते हैं। बॉलीवुड के बादशाह माने जाने वाले शाहरुख खान ने अभी हाल ही में बीते रोज ये साबित कर दिया है कि उन्हें किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता। असल में शाहरुख खान को लेकर एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप 5 पर पहुंच गए हैं और ऐसा होने की वजह से शाहरुख खान रईसी के मामले में टॉम क्रूज से भी आगे निकल गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया भर में जो भी सबसे ज्यादा अमीर एक्टर्स हैं उनमें से 5वां स्थान शाहरुख खान ने पा लिया है। बताया गया अब शाहरुख खान की कुल नेटवर्थ $770 मिलियन हो गई है जो कि भारतीय रुपए में बनते हैं 6300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। वहीं टॉम क्रूज की नेटवर्थ है $620 मिलियन और हॉलीवुड के एक और जाने माने एक्टर ड्वेन जॉनसन जो कि द रॉक के नाम से भी जाने जाते हैं उनकी नेटवर्थ है $800 मिलियन। यानी कि अब शाहरुख खान ड्वेन जॉनसन से रईसी के मामले में केवल $30 मिलियन दूर हैं। जाहिर बात है इसी की वजह से आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि शाहरुख खान ड्वेन जॉनसन को भी पीछे छोड़ दें यानी कि दौलतमंदी के मामले में द रॉक को। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हज यात्रा को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने हज यात्रा पे कोरोना के दौरान लगाई गई पाबंदियों को अब हटा दिया है। साथ ही हज के लिए उम्र की सीमा भी हटा दी गई है यानी कि अब हर उम्र का व्यक्ति हज यात्रा पे जा सकेगा। साथ ही कोरोना के समय में जो हज यात्रियों की सीमाएं तय की गई थी उसे भी हटा दिया गया है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मिनिस्टर तौफीक अल राबिया ने बताया है कि 2023 में हज यात्रा बिल्कुल कोरोना काल के पहले जैसी होगी। आसान शब्दों में कहें तो सऊदी अरब ने कोरोना को लेकर लगभग सभी पाबंदियों को हटा दिया है। इसकी वजह से अब हज यात्रा बिल्कुल पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री योगी के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ किया है बिजली बिल बकाया होने पर भी किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। साथ ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि अगर किसानों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया तो इससे जुड़े जो काम करने वाले होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में बीते रोज मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है। जाहिर बात है इसकी वजह से यूपी के किसानों का बड़ा फायदा होगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सेहत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे तमाम अध्ययनों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को भरपूर मात्रा में पानी पीते रहने की सलाह देते रहे हैं। सिर्फ गर्मी के दिनों में नहीं बल्कि सर्दियों के इस मौसम में भी शरीर में पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है। हालांकि दोस्तों इसी बीच एक ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं उनकी उम्र भी कम हो सकती है। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ता बताते हैं कि कम पानी पीने वाले लोगों में तेजी से उम्र बढ़ने और जीवन की अवधि कम होने जैसी समस्या ज्यादा देखी गई है। यानी कि जिन लोगों ने पानी पीने की आदत को 50 की उम्र में भी सुधार लिया तो उनको भी कई तरह के फायदे हुए हैं। तो इसी रिसर्च के आधार पर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि सभी लोगों को रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इस बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी लोगों को रोजाना कम से कम 3 से 4 लीटर की मात्रा में पानी पीना जरूरी
जरूरी होता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर से आपको जरूर फायदा होगा अगर आप अपने पानी पीने की आदत को सुधार लेते हैं तो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश चीन को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक चाइना ने लेजर से चलने वाले ड्रोन को विकसित किया है। बताया गया इस ड्रोन को लेजर के जरिए रिचार्ज कर अनिश्चित काल तक हवा में रखा जा सकता है। साथ ही बताया गया इससे चीन को आशा है कि इस ड्रोन को मिलिट्री सैटेलाइट की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी वर्तमान में पूरी दुनिया में जो भी ड्रोन है उनको लिथियम आयन बैटरी या फिर जेट इंजन के जरिए चलाया जाता है। ऐसे में कुछ समय के बाद उन्हें खुद को रिचार्ज करने या ईंधन भरने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। लेकिन चाइना के इस नए ड्रोन को हवा में ही लेजर के जरिए रिचार्ज किया जा सकता है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि ये ड्रोन अनिश्चित काल तक यानी कि एक बहुत लंबे समय तक 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल यानी कि बिल्कुल निश्चित समय सीमा के ये हवा में ही रह सकता है। हालांकि दोस्तों अभी ये चीन का नया ड्रोन विकास की अवस्था में है, पर ये जरूर है कि आने वाले दिनों में इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर बात है इस तरह के ड्रोन में जब पूरी तरह से कामयाबी मिल जाएगी तो केवल चाइना में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी वजह से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन के पहले स्पेस मिशन को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन का पहला स्पेस मिशन द स्टार्ट मी अब बीते सोमवार देर रात को फेल हो गया है। मिशन शुरू करने वाली कंपनी वर्जिन ऑर्बिट ने इसकी जानकारी खुद दी है। कंपनी ने बताया है कि एक तकनीकी खराबी के चलते रॉकेट अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये स्पेस मिशन कुछ अलग तरह का था। असल में स्पेस मिशन को अंजाम देने वाली कंपनी जिसका नाम वर्जिन है उसने अपने एक प्लेन 747 बोइंग में कुछ बदलाव कर उसे एक रॉकेट ले जाने वाले विमान में बदल दिया था। जानकारी के मुताबिक सामान्य तौर पर उड़ने वाले इस हवाई जहाज में कुछ ऐसे बदलाव किए गए थे कि इसके एक विंग के नीचे रॉकेट को सेट किया जा सके। आसान शब्दों में कहें तो ये एक नॉर्मल हवाई जहाज ही था, पर इस हवाई जहाज में कुछ ऐसे बदलाव किए गए थे ताकि इसको स्पेस में ले जाया जा सके। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये मिशन फेल हो गया है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक दमदार स्मार्टफोन को लेकर। जानकारी के मुताबिक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जल्द अपने नए दमदार फोन डूगी वी मैक्स को लॉन्च करने वाला है। फोन के लीक हुए स्पेसिफिकेशन से पता चलता है कि फोन की बैटरी इसका सबसे हाईलाइट हिस्सा होगा। दावा किया जा रहा है कि डूगी के इस नए स्मार्टफोन में 22,000 mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही फोन में 19 GB तक की वर्चुअल रैम भी मिलेगी। हालांकि दोस्तों फोन की कीमत कितनी होगी फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बाकी दोस्तों आप फोन की ज्यादा जानकारी के लिए डूगी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी पाकिस्तान में कई चीजों के दाम इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि जनता में हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी पाकिस्तान में 1 लीटर दूध के लिए 149 रुपए देने पड़ रहे हैं। हालांकि पिछले साल इसका दाम 114 रुपए था। बाकी दोस्तों आप इस लिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बीते 1 साल में किस तरह से कई सामानों पे कितनी ज्यादा महंगाई दर्ज हुई है। जैसे कि जनवरी 2022 में 1 किलो चिकन के लिए पाकिस्तानियों को 210 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब इसका दाम 82% बढ़कर 383 रुपए हो गया है। यानी कि चिकन का दाम लगभग डबल हो गया है। ऐसे ही दोस्तों जनवरी 2022 में पाकिस्तानियों को 1 किलो प्याज के लिए केवल 36 रुपए देने पड़ रहे थे। हालांकि अभी वर्तमान में इसकी कीमत 220 रुपए हो गई है। यानी कि प्याज लगभग 500% महंगा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों जनवरी 2022 में पाकिस्तान के लोगों को 1 लीटर सरसों तेल के लिए 374 रुपए देने पड़ रहे थे। हालांकि अभी वर्तमान में इसका दाम 532 रुपए हो गया है। यानी कि सरसों तेल के दामों में 42% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसे ही जनवरी 2022 में 1 किलो दाल के लिए पाकिस्तान के लोगों को 150 रुपए देने पड़ते थे। हालांकि अब इसका दाम 228 रुपए हो गया है। यानी कि दाल के दाम में 51% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही जनवरी 2022 में जो ब्रेड का पैकेट 65 रुपए का मिलता था अब उसका दाम 89 रुपए हो गया है। 800 ग्राम का नमक का पैकेट जो 32 रुपए में मिलता था अब उसका दाम 49 रुपए हो गया है। दोस्तों अभी हमने आपको जो भी दाम बताए हैं वो पाकिस्तानी रुपए में थे। इसी बीच दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में ये चीजें इतनी महंगी होने के बावजूद भी इनमें से कई ऐसे सामान हैं जो भारत के मुकाबले में सस्ते हैं। यानी कि अगर भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे इंडियन करेंसी टू पाकिस्तान करेंसी तो आपको पता चलेगा कि अभी इस समय एक भारतीय रुपए की कीमत पाकिस्तानी रुपए के 2 रुपए 79 पैसे के बराबर है। यानी कि यहाँ का 1 रुपए वहाँ पर 2 रुपए 79 पैसे बन जाता है। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कई सामान महंगे होने के बावजूद भी अगर भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो काफी सस्ते हैं। जैसे कि अभी देश की राजधानी दिल्ली में 1 किलो चिकन के लिए लगभग 200 रुपए देने पड़ते हैं। तो अगर आप इन 200 रुपए को कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपए में तो ये लगभग बन जाते हैं 557 रुपए। हालांकि पाकिस्तान में चिकन के दाम 82% बढ़ने के बावजूद भी अभी प्रति किलो चिकन की कीमत 383 रुपए है। जैसे में अभी हम अगर दूध को कंपेयर करें तो अभी पाकिस्तान में 1 लीटर दूध के लिए 149 रुपए देने पड़ रहे हैं और अभी अपने देश में 1 लीटर फुल क्रीम दूध की कीमत 60 रुपए के करीब है। तो अगर हम इस 60 रुपए को पाकिस्तान के रुपए में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेंगे पाकिस्तानी रुपए 167 रुपए। हालांकि 30% दाम बढ़ने के बाद भी अभी दूध की कीमत पाकिस्तान में प्रति लीटर के हिसाब से
₹50 है। ऐसे ही दोस्तों आप बाकी चीजों को भी कंपेयर करके देख सकते हैं। दोस्तों हम आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अपने देश में महंगाई ज्यादा है, बल्कि आपको ये सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई बताई जा रही है तो वो महंगाई किस हिसाब से है। बाकी दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में कई ऐसी चीजें हैं जो कि भारत के मुकाबले में काफी ज्यादा महंगी हैं, पर सभी चीजों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट्स में या सोशल मीडिया पे जो हमें जानकारी दी जाती है रुपए के हिसाब से, वो पाकिस्तानी रुपए होते हैं, पर पाकिस्तानी रुपए हमारे रुपए के मुकाबले में आधे पर भी नहीं है। दोस्तों आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी जो हमने आपको पाकिस्तान की महंगाई के बारे में बताया और समझाया, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। वहीं दोस्तों पाकिस्तान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर भारी मुसीबत में है। बताया गया है वहाँ पे महंगाई 25% की रफ्तार से बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार महज 41,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है, जिससे केवल 3 हफ्ते का इम्पोर्ट बिल चुकाया जा सकता है। ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की उम्मीद भरी नजरें IMF, चीन और सऊदी अरब पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों यही वो तीनों हैं जिन्होंने पैसे के मामले में पाकिस्तान को बदहाली से निकाला है। ऐसे में दोस्तों सऊदी अरब को लेकर भी ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्लिम भाईचारे के नाम पर सऊदी अरब पाकिस्तान को डूबने से बचाएगा या नहीं। जाहिर बात है आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के जातीय जनगणना को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार में जातिगत जनगणना कराने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें दावा किया गया है कि संविधान के मूल ढांचे के ये खिलाफ है, यानी कि जाति के हिसाब से जनगणना कराना। बताया गया है याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि जाति आधारित जनगणना संबंधी अधिसूचना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाता है और क्या बिहार में जो जाति के हिसाब से जनगणना होने वाली है वो हो पाएगी या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की गलत बयानबाजी से परहेज करना होगा। साथ ही मोहन भागवत ने ये भी कहा कि सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। फिर आगे कहा आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, इस्लाम को भी डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन साथ ही मुसलमानों को अपने व्रतोत्सव की अपनी गलत बयानबाजी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन साथ ही मुसलमानों को व्रतोत्सव की अपनी गलत बयानबाजी को छोड़ देना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की मूवी कांतारा और विवेक रंजन अग्निहोत्री की मूवी द कश्मीर फाइल्स और R माधवन की मूवी रॉकेटरी, इसके अलावा मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी भी अब ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गई है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ने दुनिया भर से 301 फिल्मों को रिमाइंडर लिस्ट में शामिल किया है। इनमें 9 भारतीय फिल्में शामिल हैं, यानी कि इन फिल्मों का नॉमिनेशन भी ऑस्कर में हो सकता है। हालांकि दोस्तों इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि उनकी जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स उसको ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। असल में द कश्मीर फाइल्स मूवी का नाम महज ऑस्कर के रिमाइंडर लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें द कश्मीर फाइल्स के अलावा दुनिया भर की 301 और फिल्में हैं। दोस्तों अगर आप ऑस्कर के रिमाइंडर लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें हर कैटेगरी में फाइनल नॉमिनेशन के लिए दुनिया के कई देशों से फिल्में चुनी जाती हैं, लेकिन चुनिंदा फिल्में ही टॉप 5 में जगह बना पाती हैं। दोस्तों आपको बता दें इस साल 13 मार्च 2023 को होने वाली 95वीं ऑस्कर सेरेमनी के लिए वोटिंग 11 जनवरी से 17 जनवरी तक होगी। फाइनल नॉमिनेशन की लिस्ट आने वाले 24 जनवरी को जारी की जाएगी। तब उस समय ये पता चलेगा कि नॉमिनेशन की लिस्ट में कौन कौन सी मूवियाँ शामिल हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।